बस कुछ ऐसा था कि कुछ जिनसे मैंने बात की उन्होंने यही कहा कि आप जब तक क्वारंटीन में हैं, आके 14 दिन तो मैं क्वारंटीन में रहा, हाँ, 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 तो सही वही बात। शुरू का टाइम था। तो क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था, अपनी फैमिली में भी नहीं बताया हुआ था किसी को। मैं चाहता था कि इस तरह फिर कहीं से कहीं बात निकल गई तो फिर 10 लोग जो है वो करीब के भी नाराज़ हो जाते हैं इस तरह हाँ, कि हाँ, आपने नहीं, उसको बताया, उसको नहीं बताया उसको। तो मैंने फिर फैमिली में भी फिर इस तरह जो है ना इसका ज़िक्र नहीं किया कि क्योंकि आपका मैं क्वारंटीन था मास्क। मेरे साथ जो आखिरी प्रोग्राम आपने किया, और अब मैं बैकड्रॉप देख के परेशान था, मैंने कहा क्या हो गया ये। मैंने बल्कि अपनी वीडियो में जब ज़िक्र किया ना, मैंने कहा मैं पाकिस्तान हूँ। मैंने कहा आपने नोटिस किया होगा लोगों ने कि मैं हाँ, आजकल पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैंने ज़िक्र नहीं किया खुद से अपने मुँह से। जिसने हाँ, समझ लिया उसने समझ लिया। और जिसने हालाँकि मैं समझ चाहता लिया। तो मैं वही वाला बैकड्रॉप अपने साथ भी ला के यहाँ लगा देता, फिर तो किसी को पता ना चलता। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जब जाना है तो ज़ाहिर है बाहर भी जाऊँगा, बाहर भी हो सकता है वीडियोज़ करूँ, अभी तो आप पता तो चल ही जाएगा। सितंबर तक तो हैं खैर से, जी, इंशाल्लाह। और मौका लगा, मेरा उस एरिया में आना हुआ, शायद चक्कर लगे तो आपको कॉल करेंगे ज़रूर। मेरे साथ खाना खाइएगा आप। मेरे हर तरफ गेस्ट हैं, डीलर्स हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, आज बीच में मैं ये आज आपने माशाल्लाह नक्शे का देख ही लिया होगा। खान साहब ने स्पीच भी की थी एक छोटी सी, कल वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली से। तो पहले चीन ने वादी गलवान पे थोड़ा थोड़ा इलाके पे कब्ज़ा किया। जी, जी, उसके बाद नेपाल ने अपने नक्शे को रिवाइज किया और उसको आईनी हैसियत दी। जिसको इंडिया मुतनाज़ इलाका कहता था, उसको उसने अपना इलाका डिक्लेयर किया। और आज फिर ये खान साहब ने जो काम किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, आप बात को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? तो मैंने तो अपनी वीडियो लगाई है, मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ा काम है जी। देखें मैं भी इस पे जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं इस पे और बात भी करूँगा। अब तो ये दिन भी हम सबको करनी चाहिए, बल्कि जितनी ज़्यादा हो इस पे प्रोग्राम होने चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, ये समझ लें कि एक यानी आप समझ लें कि ऐसे जमूत का शिकार था कश्मीर के हवाले से कि जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये टॉपिक ही नहीं रहा था हमारा पिछले 10-15 साल से। हमने तो अपनी आंखों के सामने भी देखा है, जब मतलब कम से कम लेट 80s के बाद अर्ली 90s में जब वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई सही, जी, तो जी, हमने देखा कि उसके बाद जो है वो हमारे पीटीवी पे और फिर जब नए चैनल्स बने तो शुरू-शुरू में वहाँ भी नगमे लग रहे हैं, बात हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं। उस टाइम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कश्मीर पे होते थे। फिर एक जमूत का एक पीरियड आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि एक तलातुम पैदा हो गया है फिर से, और जब कुछ होता है, हरकत होती है, तो उसमें अल्लाह की बरकत भी आती है। इंडिया ने जो काम किया है आर्टिकल 370 का या 35A का, इसकी कोई इंटरनेशनल कानूनी हैसियत नहीं है जो उन्होंने किया है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे पूछे बगैर आप उनका फैसला नहीं कर सकते। तो 370 और 35A को ख़त्म करना कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता कि इंटरनेशनल कोर्ट में ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो उसी का जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है नक्शे के हवाले से। पाकिस्तान ने उसमें जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया है और उसके साथ जो एक रियासत है उसको भी शामिल कर लिया है, जिससे फिर ये बात पता चलती है कि पाकिस्तान भी अब इंडिया को उनकी जुबान में जवाब दे रहा है। इंडिया को ये लगता था कि वो जो मर्जी करते जाएंगे, पाकिस्तान की एक अपीजमेंट की पॉलिसी है, वो उस पर चलता रहेगा। अमेरिका थोड़ा सा दबाव डालेगा, एक फोन कॉल करेगा, ये कारगिल से अपनी फौज बुला लेंगे। एक कॉल आएगी तो बॉर्डर से अपनी फौज पीछे कर लेंगे। एक कॉल आएगी तो पाकिस्तान जो है वो आगे तो जो है ना वो 27 फरवरी को भी जवाब नहीं देगा। सब कुछ बदल गया इन 2 सालों में। वरना मैं बार बार याद दिलाता हूँ, ये हमें बात करनी चाहिए कि उड़ी का जब हुआ था, जब इंडिया ने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन्होंने उस पर फिल्म भी बनाई, हमने उसका क्या जवाब दिया? आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ का दौर था, एक मजम्मती बयान तक नहीं आया नवाज शरीफ की तरफ से, हमने इग्नोर कर दिया उस टॉपिक को। अब 27 फरवरी से पहले जब जब हमने 27 को जवाब दिया, उससे पहले अगर आप देखें एक पूरा सीक्वेंस था इवेंट्स का। उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, अग्रेसिव स्पीच की कि हम रिटेलिएट करेंगे नहीं, बल मतलब सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। यानी वो बात जमाने चले गए जब जो है ना बोला नहीं जाता था। उसी का जी, तसलसल है ये कि अब जो भी इंडिया करता जाएगा, हम भी उस तरह के स्टेप्स लेंगे। और हमने ये नक्शा जो है वो यूनाइटेड नेशंस को भिजवाना है, और यूनाइटेड नेशन का ये एक इम्तिहान होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक ये इंडिया का भी हिस्सा नहीं रह सकता। यूनाइटेड नेशन आपका नक्शा ये कह के डिसअप्रूव नहीं कर सकता कि ये इंडिया का हिस्सा आपने कैसे शामिल कर लिया है। फिर यूनाइटेड नेशन को ये भी बात पता होनी चाहिए कि कश्मीर का राइटफुली जो है पाकिस्तान का वो हिस्सा था। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो राइटफुली हमारा हिस्सा था।
हमने जूनागढ़ को शामिल करके, जिसके बारे में इंडिया का जो भी सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, वेब पे लिखा आता है कि वहां पे हिंदू अक्सरियत थी, लेकिन वहां का जो नवाब था, जिसकी 200 साल से उसका खानदान हुकूमत कर रहा था, उसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया। नहीं बनी बात, क्योंकि तीनों साइड पे लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया से जुड़ता था, सिर्फ समंदर था एक तरफ। तो वो जी, क्योंकि उन्होंने कोई झूठा सच्चा प्लेबिसाइड करवा दिया और वो इंडिया के साथ उसकी एनेक्स हो गया, ठीक है। अगर वो इसकी प्ली लेंगे तो फिर हम कहेंगे जी कि कश्मीर में फिर मुसलमान आबादी ज्यादा थी, तुम फिर जूनागढ़ रखो पास, हमें कश्मीर दे दो। हमने ये जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव की है। इंडिया इसको कंटेस्ट नहीं कर सकता इंटरनेशनली किसी भी तरह से। मैं बड़ा खुश हूँ इस मूव से, और मैं ये जो बात यहाँ की है, यही बात मैं अपनी भी वीडियो में इंशाल्लाह ताला करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक ये बात पहुंचे, लोगों को समझ आए कि ये बड़ा कदम है जिसको नून लीग फिर अंडर प्ले करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नक्शा तो पहले भी था, ये नक्शों की कौन सी सियासत है? नहीं, ये बड़ा इकदाम है, इंडिया को हम स्ट्रेटेजिकली फंसा रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ परसों शहबाज शरीफ से जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनकी मुलाकात रही, उसके पीछे क्या आप थ्योरी समझ रहे हैं? क्योंकि नैब ने भी उनके CFO को पकड़ लिया, उस्मान को। आप क्या इसको लिंक कर रहे हैं कहीं NRO से? देखें, आपने शायद मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मैंने तो 3 दिन पहले बनाई है। उसमें मैंने 2 चीज़ें दिखाई हैं। एक दिखाया है कि नैब प्रेस रिलीज जारी करता है कि शहबाज शरीफ और फलां पे 7 अरब का अब हम रेफरेंस जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं। 28 जुलाई को ये प्रेस रिलीज आता है। 29 जुलाई को स्पेशल रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात होती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, एक हिस्ट्री है इसके पीछे कि बरतानिया हमेशा इस खानदान को रेस्क्यू करने आता रहा है। और उसका एक ऑब्वियस रीज़न है, जो अपनी वीडियो में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, कि उसका ऑब्वियस रीज़न हमारे सामने है कि बरतानिया में शरीफ खानदान, इनके वालिद के टाइम से लंदन में कम अज़ कम वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं ये वहाँ पे। इनकी बहुत सारी दौलत जो हमें नहीं पता, वो दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलके बेनामी लोगों के ज़रिए, बेनामी कंपनीज के ज़रिए वहाँ इन्वेस्ट हुई हुई है, और बरतानिया ये जानता है। तो उन्हें ज़ाहिर है पाउंडों से गर्ज है, बिलियंस ऑफ पाउंड्स आ रहे हैं। वो फिर इनको हमेशा से जो है ना, इनको डिफेंड करते हैं, इनको NRO दिलवाते हैं, क्योंकि जितना NRO इनको मिलेगा ये दोबारा मुल्क को निचोड़ेंगे। जब दोबारा निचोड़ेंगे तो और पाउंड वहाँ पे आएंगे बरतानिया में। बरतानिया का डायरेक्टली फाइनेंशियल भी फ़ायदा है। एक और चीज़ भी फ़ायदा है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक्सर अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि जब इनका पैसा बाहर होता है तो ये कंट्रोल होती है उन ममालिक से। जितना ज़्यादा ये बरतानिया में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये बरतानिया के कंट्रोल में भी होंगे, कि जब ये दोबारा आके हुकूमत में आएंगे, बरतानिया जो चाहेगा वो इनसे मनवाएगा, इनकी चाबी उनके हाथ में है फिर। तो ये दोनों तरफ से हमारे लिए जो है वो ये मसाइल खड़े कर सकते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि बरतानिया को, अमेरिका को और इन मुल्कों को डाल के NRO की कोशिश जो है वो जारी है, और इसमें जो है वो कोई भी चीज़ साथ जोड़ी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका बरतानिया मिलके कह दें जी कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से हम वो आपको वोट कर देंगे निकलने का, आप इन्हें NRO दे दें। भाई उनका फ़ायदा है, ये उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपको कर देंगे ये। आज अमेरिका, बरतानिया और चंद और बड़े ममालिक जो इनके ज़ेरे असर हैं, वो कर दें वोट तो आपके हिस्से में, तो आप निकल जाते हैं ग्रे लिस्ट से। आपका तो फ़ायदा है, हमें अपना वक्ती फ़ायदा नजर आएगा, लेकिन लेटर ऑन हमें लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा कि शरीफ खानदान की बाकियात जो हैं, जैसे मरियम हो गया, आगे उनकी औलाद, वो फिर यहाँ पे जो है वो हुक्मरानी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे इदारों को भी देखना पड़ेगा कि इनको NRO किसी लिस्ट से निकलने के लिए मत दिया जाए, वो हम अपने बलबूते पे निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। जरदारी साहब पे आज फर्द जुर्म आयद होने थी, फिर रह गई। अब ये कौमी ख़जाने पे खर्चा हो रहा है, चौथी दफ़ा तो उन्होंने बचे हैं। आप अब ये फर्द जुर्म जो नहीं लग सकी, शरारत जरदारी की है, शरारत नैब चेयरमैन की है, या शरारत फारूक नाइक की है? कैसे टल रहा है ये? शरारत इनमें से किसी की भी नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब वो हमारे प्यारे जब तक नहीं चाहते ना, ऐसी शरारतें नहीं हो सकती। वो जो हमारे प्यारे दुलारे लाडले हैं ना, वो इनको उनके साथ नरम रवैया रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अंडर हैंड क्या है, क्या ये खौफ है कि जरदारी जेल में मर गया तो इनको नया भुट्टो मिल जाएगा, पीपल्स पार्टी एक और लाश को बेचेगी? क्या ये डर है हमारे प्यारों का? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये राय है कि ये जेलों में सड़ेंगे, मरेंगे तो ही खौफ पैदा होगा, और लोग करप्शन करना छोड़ेंगे। कि अगर इतने ताकतवर लोग जो एक वक्त में कहा करते थे चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि वो हमारे खिलाफ केस बनाए, अगर वो जेलों में सड़ते मरते हैं तो नीचे से ब्यूरोक्रेट सुधर जाएंगे खुद ही।
क्योंकि इनको तो पता होता है कि आज हम नौकर हैं, कल को हमें उठा के कोई बलूचिस्तान फेंक देगा, कोई गिलगित फेंक देगा, कोई किधर, तो उनकी तो कोई होता ही नहीं है ना। ये तो करप्शन जानते हैं, गवर्नेंस इन्होंने करनी है, लेकिन एक सियासतदान के मरूने मिन्नत होते हैं, वो जहां चाहते हैं इनको उठा के फेंक देता है। ये करप्शन खत्म हो जाएगी अगर 2-4 सियासतदान लटक गए तो। लेकिन ये बात अब हमारे प्यारों दुलारों को कौन समझाए, जिन्हें हम प्यार भी बहुत करते हैं, जिनके लिए जो हमारे लिए जान भी देते हैं, तो फिर हम भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा उनके साथ। अच्छा, अब आ जाए मेरे शहर की तरफ, मेरे घर की तरफ। एनडीए में खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हमारे बड़े दुख दूर हुए। और इवन मेरे अपने एरिया में भी आर्मी वाले आए, बाकायदा पिक्चर्स लेके गए, कनेक्टेड लाना नाला है पीछे वहाँ की। आज सिराज कासिम तेली बड़े मशहूर ट्रेडर भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, कराची चैम्बर के सदर भी रहे, वीमेन कम्युनिटी से हैं। आज उन्होंने मुतालबा किया है फौज से कि आप 5 साल के लिए कराची को संभालें कम अज़ कम। वक़ार मसला ये है कि पिछली दफ़ा मुशर्रफ ने कराची को सीधा कर दिया था, उन्होंने नेमतुल्लाह खान साहब से भी काम लिया था बड़ा ज़बरदस्त, और मुस्तफ़ा कमाल से भी लिया था। नालों के अंदर जब भी इंक्रोचमेंट थी वो तोड़ी गई थी, नाले सीधे हुए थे। तो ये क्या गारंटी है कि एनडीए में 5 साल रहे या 5 महीने रहे, उसके बाद फिर दोबारा भुट्टो जिंदा नहीं होगा? इसका हम क्या करेंगे? भुट्टो फिर जिंदा हो जाएगा? नहीं, मेरा ये ख्याल है, जो मुझे ज़ाती तौर पे समझ आ रहा है, ये पॉलिसी जो है ये अब लॉन्ग टर्म होगी। इस तरह की जो पॉलिसी है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नेंस में लैक करती है पीपल्स पार्टी, अब वफाक बैठ के देख नहीं सकते। मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप ज़ाहिर है आइन के अंदर आप जकड़े हुए हैं, मसाइल के अंदर जकड़े हुए हैं, 18वीं तरमीम के पीछे जो है वो छुपते हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले, एक ही तरीका है कि आप इदारों को आगे करते, जिनके आगे ये बोलते नहीं हैं, इदारों के आगे इनकी चलती नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल आए किसी शहर में और ये कहें जी हम नहीं काम करने देंगे? ये बोल ही नहीं, उनके सामने ये चुस्ते भी नहीं है। तो यही होगा आपके कराची की गवर्नेंस, और फिर कराची की जब गवर्नेंस बेहतर होगी, लोगों को नजर आएगा, तो अंदरूने सिंध तक ये मामला बड़ा अंदर तक जाएगा। लोगों को एहसास होगा कि वाकई यार पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ जुल्म कर रही है। ये तो देखो कि वफाकी हुकूमत ने एक रास्ता निकाला, फौज ने मिलकर उनका साथ दिया, और ये जो कराची बहुत बेहतर हो गया। उनके लोग कई अंदरूने सिंध से आपको तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि यहाँ नौकरियां करने आते हैं, काम काज करते हैं, फिर वापस जाते हैं अपने गाँव वगैरह को। वो जब देखेंगे जाके बताएंगे सूरत हाल के, यार कराची तो अब जैसी सफाई है वैसी थी नहीं, अब तो पानी नहीं खड़ा होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और मुझे ये लगता है कि ये 5-6 महीने अगर लग जाते हैं, फिर सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये भी लाइकली है, यानी इसके चांसेस हैं वो 10% और 2% होगी, मिड टर्म की तरफ जा सकती है हुकूमत। गो के अभी मसाइल हैं। मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन पहले करवा लें, और लोकल बॉडीज के बाद प्राइस कंट्रोल 100% अगर आपका ठीक हो जाए, फिर जाएं इलेक्शन में। वरना मैं अब तो पाकिस्तान में लोगों से कुछ जो है वो मुझसे मिलने भी जो आए हैं, जो कि वोट उन्होंने पीटीआई को किया, वो अब इस वजह से सिर्फ खिलाफ हैं। कुछ लोग कि हमें जी टैक्स वगैरह के क्यों जी आ रहे हैं नोटिस, कुछ लोग इसलिए जी कि प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एड्रेस करनी ज़रूरी है, नए इलेक्शन में हम नहीं जा सकते ऐसे। तो ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कराची का यही लॉन्ग टर्म प्लान है इसको डील करने। कराची के मसाइल हमेशा से इतने बड़े रहे हैं कि आप उनको नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं। वो पानी हो जाए, वो तरह तरह के मसाइल आते रहते हैं कराची में। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि अब हुकूमत जो है वो कराची के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। और जो 14 सीटें मिली हैं नेशनल असेंबली की, जिसकी वजह से आज हुकूमत बनी है, चलें सूबे में तो मिली है लेकिन अपोजिशन आपको मिली है सूबे की, जो आपको 14 MNA मिले हैं, उनकी वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। आपको जो है वो उनका कर्ज जो है वो चुकाना है कराची वालों को, तो शुक्र है। और हम इसी बारे में तो आवाज़ उठा रहे थे कि कोई रास्ता निकाला जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया है। तो जो पॉजिटिविटी है फिलहाल उस पर रहते हैं, फोकस करते हैं। 6 महीने बाद क्या होगा उसको फिर हम दोबारा जो है आवाज़ उठाएंगे और देखेंगे क्या होता है, अगर हुकूमत फिर पीछे हट जाती है तो।